नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि आज आपका भूगोल का टेस्ट था 6/1/2025 का। इसके आंसर मिला लीजिए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा झारखंड। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? सभी। तो चौथा स्तंभ कौन सा हो जाएगा इसका? सशक्तिकरण। 4 स्तंभ होते हैं तो चौथा स्तंभ कौन सा हो जाएगा आपका? सशक्तिकरण। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपका आंसर होगा स्थलाकृति। अगला पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। और एक और पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक। कौन हो जाएंगे? महबूब उल हक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न होगा आपका, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूएनडीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा आपका? हिंदी अर्थ होगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सातवां प्रश्न, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? आंसर होगा आपका कोयम्बटूर। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, डी वाला हो जाएगा आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ये आंसर होगा आपका डी वाला। नवा प्रश्न, निम्न में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, यानी पूरे विश्व की 90% जनसंख्या दक्षिण एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में। तो आपको आंसर कौन सा लगाना है इसमें? दक्षिण पूर्वी एशिया। इसी प्रकार से 10 नंबर प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? आपका आंसर होगा 1990। कौन सा हो जाएगा? 1990। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम चलें। 11वां जो आपका प्रश्न है, 11वां क्या लिखा हुआ? संभववाद अवधारणा में किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका जवाब होगा प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक। क्योंकि संभववाद विचारधारा में क्या आ जाती है आपकी? प्रौद्योगिकी, यानी कि तकनीकी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो टेक्नोलॉजी के कारण आपका प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों ही कारक सहायक होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों। क्या आंसर हो जाएगा आपका? दोनों। इसी प्रकार से रिक्त स्थान की ओर हम चलें तो रिक्त स्थान में देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, मानव भूगोल में क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये ऐसा किसने कहा? कुमारी एलन सी सैम्पुल। किसके द्वारा बोला गया? कुमारी एलन सी सैम्पुल के द्वारा बोला गया था। ये उनकी डेफिनेशन है मानव भूगोल की। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। यानी प्रकृति और मानव के बीच में आपस में जो क्रिया हो रही है वर्तमान में तकनीकी की सहायता से हो रही है, यानी किसकी सहायता से हो रही है? प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 2। क्या भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया? 2। तो विचारधारा जो यहाँ पर है, तो एक तो भौतिक भूगोल हो जाएगा, दूसरा कौन होगा? मानव भूगोल। भौतिक भूगोल होगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? मानव भूगोल। तो ये हमारे भौगोलिक विचारधारा है। तो भौगोलिक विचारधारा कितने भागों में बांटी गई आपकी? 2। इसी प्रकार से प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक दोनों के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा? प्रवास। क्या आंसर आ जाएगा इसमें आपका? प्रवास। तो प्रवास का अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रवास कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नाश भौगोलिक विचारधारा से संबंधित है। तो कौन सी विचारधारा है? भौगोलिक संभववाद। कौन सी विचारधारा हो जाएगी आपकी? संभववाद। संभववाद विचारधारा किससे संबंधित है? आपकी नाश से संबंधित है।
इसी प्रकार छठा प्रश्न आपका है, कौन से वर्ष में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो आपका जवाब होना था 1999। क्या होना था आपका? 1999। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न है, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर होगा आपका नोएस्टीन। किसके द्वारा दिया गया? नोएस्टीन के द्वारा दिया गया। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? नोएस्टीन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कार्य को प्रभावित करती है। तो भौतिक और सामाजिक आर्थिक दशाएं किसको प्रभावित करेगी? आपकी कृषि को। अगला प्रश्न है, केरल में साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की साक्षरता दर हो जाएगी आपकी 96.1%। वर्तमान में केरल में कितने साक्षरता दर है? 96.1%। यानी भारत के सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है उसका नाम है केरल। अगला प्रश्न 10वां है आपका, अति उष्ण एवं ठंडा मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव हेतु कैसी होती है? असुविधाजनक। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड में मानव अपने आप को असुविधाजनक महसूस करता है। असुविधाजनक। सत्य असत्य की ओर हम चलते हैं। तो सत्य असत्य में मिला लीजिए कौन सा सही गलत है आपका। स्वास्थ्य संबंधी दशा व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाएं, स्थिति हमारी सुधरती है, स्वच्छता में सुधार आता है तो मृत्यु में वृद्धि होती है, ये गलत बोला है। यह जबकि क्या हो जाएगा फिर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। अगला प्रश्न, अंजीर एवं जैतून की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि है। बिल्कुल ये भी सत्य होगा। अगला चौथा प्रश्न, नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। संभववाद के समर्थक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, ये गलत बोला है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका क्या करता है? उपभोग करता है। बिल्कुल सत्य बात है। रेड जेल की प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में नहीं लिखी गई। बिल्कुल लिखी गई थी, ये नहीं बोल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य होगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, आपकी जोड़ी मिला लीजिए। तो जोड़ी में क्या है? प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी। तो प्रौद्योगिकी तकनीकी आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? संभववाद विचारधारा से। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा वाला। कोबो ओसाका प्रदेश कहाँ पर, किस देश के अंदर है? जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। चिंगम किससे बनाई जाती है? तो चिंगम जैपोटा वृक्ष का दूध से बनाई जाती है। किससे बनाई जाएगी? चिंगम किससे बनाई जाएगी? जैपोटा वृक्ष के दूध से बनाई जाएगी। नीदरलैंड पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? पुष्प उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसी प्रकार से डेनमार्क जो है सहकारी कृषि में सर्वोत्तम सफलता इसके द्वारा प्राप्त की गई है। इसी प्रकार से एक शब्द वाक्य में उत्तर के लिए बात कर लेते हैं अपन। क्या आंसर आएगा? मिला लीजिए। विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 990। कितना है? 990। विश्व की बात कर रहे हैं अपन। अगला, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? आपसे खाली स्थान में पूछ लिया जाए तो आपको इसका जवाब देना होगा। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला जो दिया है उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका समता। कौन सा हो जाएगा? समता। दूसरा होगा आपका सतत पोषणीयता। दूसरा क्या हो जाएगा? सतत पोषणीयता। इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा आपका उत्पादकता। और चौथा कौन सा हो जाएगा? आपका सशक्तिकरण। सशक्तिकरण। तो मानव विकास के कितने स्तंभ माने गए? 4 स्तंभ माने गए। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यह कथन किसका है? थॉमस माल्थस। किसका है ये? थॉमस माल्थस का है। ऐसा बोलने वाले कौन थे? थॉमस माल्थस थे। अगला प्रश्न होगा आपका, जनांकीकी चक्र क्या है? तो जनांकीकी चक्र को आप समझिए तो किसी भी क्षेत्र की आबादी या किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसकी अधिक यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के बजाय कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? जनांकीकी चक्र कहा जाएगा। एक बार समझा देता हूँ, जनांकीकी चक्र क्या है? किसी भी क्षेत्र की आबादी में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर जो परिवर्तन होता है उसे जनांकीकी चक्र कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न को सुनिए,
मानव के 3 प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है? सबसे पहले क्या हो जाएगा उसका, मानव की 3 प्राथमिक आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले चाहिए भोजन, भोजन के बाद क्या चाहिए उसको, वस्त्र चाहिए, और वस्त्र मिलने के बाद क्या चाहिए उसको, निवास स्थान, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आवास। तो 3 आवश्यकता होती है, प्राथमिक आवश्यकता जिसका नाम है भोजन, वस्त्र और आवास। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, बेल्ट घास का मैदान किस देश के अंदर है? तो कहाँ पर मिलेगा है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है जिसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। इसी प्रकार से ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाएगा, फेजेंडा। क्या बोला जाता है, फेजेंडा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न 8वां है आपका, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो उस संस्था का नाम आपका UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, प्रश्न दिया प्रवास किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। अगला हो जाएगा जन्मदर किसे कहा जाता है? तो जन्मदर प्रति 1000 जन्मे बच्चों में जीवित बच्चों की संख्या, किसकी याद रखनी है आपको, जीवित बच्चों की संख्या किसमें, तो प्रति 1000 जन्मे बच्चों की संख्या में जीवित बच्चों की संख्या क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। इसी प्रकार से 2 नंबर वाले प्रश्न थे आपके, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व के लिए आपको करना है, तो जनसंख्या घनत्व तो किसी भी निश्चित क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तो क्या प्राप्त होगा आपको, जनसंख्या घनत्व। ट्रक कृषि किसे कहा जाता है? सब्जी फल वगैरह जो होते हैं सब्जी, तो सब्जी को रातों रात किसी ट्रक के माध्यम से मंडी यानी कि बाजार तक जब पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न, मानव भूगोल की मान्य परिभाषा तो किसकी लिखनी पड़ेगी आपको, एलन सैम्पल की। किसकी लिखनी पड़ेगी, एलन सैम्पल की, यानी कि क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच के आपसी संबंध या पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हो जाएंगे? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हो जाएंगे आपके, तो इसमें आपको प्रवास वगैरह जो चीज़ें हैं वो लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से संभववाद क्या है, 5वां प्रश्न। छठा है नवनिश्चयवाद क्या है, लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं, सार्थक जीवन क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए, भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये जो प्रश्न है आपको इसके ऊपर बोल के नहीं समझाया जा सकता, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। इसी प्रकार से आपके 3 अंक वाले प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि अथवा जूमिंग कृषि की विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न दूसरा दिया है, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताने हैं। 4 नंबर का प्रश्न दिया है, विश्व जनसंख्या वितरण की विशेषताओं का वर्णन करना है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिखिए। तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों के जवाब अगर आपके पास नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं इसका जवाब आप लोग को पहुंचा दूंगा। और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जिससे वो भी इस चैनल का लाभ ले सकें और अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।